दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने थोड़ा ट्रेजेक्ट्री के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। बल्कि लास्ट 2 एपिसोड में हम ट्रेजेक्ट्री को देख रहे थे, जो एक्स और वाई की जो रिलेशन थी उसको हम लोग देख रहे थे। आज का जो एपिसोड है वो अभी उसी टॉपिक पे रहेंगे। एंड आज पहले कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। एंड दूसरा उसके बाद हम लोग ट्रेजेक्ट्री के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार जरा एक दो कंसेप्चुअल चीजें हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब जरा देखिए, सोचिए मेरे पास ये x डायरेक्शन है और ये मेरे पास y डायरेक्शन है, और मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं। तो मैं 3 मेरे पास अलग अलग सिचुएशन है। मैंने बॉल को थ्रो किया, पहले केस में ऐसे, दूसरे केस में मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं ऐसे, और तीसरे केस में मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं ऐसे। इस तरह से मैंने बॉल को थ्रो किया। ये 3 अलग अलग केसेस हैं, बट तीनों केसेस में एक चीज मैंने ध्यान रखी है, क्या कि जो मेरी मैक्सिमम हाइट है वो मेरी सेम है। मैक्सिमम हाइट को मैं h बोल देता हूं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तीनों केस में मेरी सेम है। तो मैं इनको केसेस का नाम भी दे देता हूं कि केस, सोचिए ये मेरा केस 1 है, ये मेरा केस 2 है और ये मेरा केस 3 है। मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है कि किस में ज्यादा होगा, और मुझे थोड़ा सा स्पीड के या वेलोसिटी के बारे में भी कमेंट करना है। तो 2 चीजें मुझे एनालाइज करनी है यहां पे। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट कि किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो मुझे डिस्कस करना है वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का x कंपोनेंट किस में ज्यादा है किस में कम है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट किस में ज्यादा है किस में कम है, और नेट वेलोसिटी जो है वो किस में ज्यादा है किस में कम है। तो इसको जरा देखते हैं, इससे आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी बनेगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले मोशन इन y डायरेक्शन को देखूं, मोशन इन y डायरेक्शन, अगर मैं y डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करूं तो मैं कह सकता हूं कि y डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो तीनों केस में बराबर है। और जब बॉल यहां पे पहुंचेगी इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो उसकी y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी। और आप जानते हो, क्योंकि यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो मेरी क्या है बताओ जरा, वो -g के बराबर है, डाउनवर्ड है। और मोशन में y में देख रहा हूं तो मैं -g बोलूंगा। एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है और -g के बराबर है। तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, s माने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब लग जाएगा भाई, और बल्कि नीचे की तरफ है तो -g लगाऊंगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि मैं मोशन को ऊपर की तरफ स्टडी कर रहा हूं और g मेरा नीचे की तरफ है तो मैं -g लिखूंगा। तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पे h पुट कर दूं यहां पे, अगर मैं h पे हूं, h डिस्प्लेस अगर मेरी बॉल हो रखी है, तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी एट टाइम t, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट थी भी st को मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। ये यहां पे yt लिख लो, बेहतर ये होगा yt। तो yt मेरी डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t। लेकिन जब मैं मैक्सिमम हाइट पे हूं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये h के बराबर हो जाएगी। इसको जब आप h पुट करोगे तो ये जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो भाई जब आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है y में, वो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगी, h के बराबर आएगी, तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन इन y देख रहे हो आपने, तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से आप इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हो, दैट इज रूट ऑफ 2gh। इनिशियल वेलोसिटी जो y कंपोनेंट जो है उसका, वो आपको पता चल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपको पता चल जाएगा, वो ये आएगा। और तीनों ही केस में ये सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही केस में h की वैल्यू जो है वो सेम है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि v0y इन केस 1 इज इक्वल टू v0y इन केस 2 इज इक्वल टू v0y इन केस 3। ये तीनों ही केसेस में बराबर होंगे भाई। y कंपोनेंट तीनों केस में बराबर होगा वेलोसिटी का। ठीक है, अब यहां से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में भी बताएंगे, और यहां से हम लोग एक तरह से आप ये समझिए कि
हम नेट वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं और वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के बारे में बता सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एंगल मेरा θ1 है केस 1 में, θ2 मेरा ये केस 2 में है, और θ3 जो है वो मेरा केस 3 में है। किसका एंगल है ये? जो नेट वेलोसिटी है उसका एंगल है भाई, ठीक है। नेट वेलोसिटी जो है उसका एंगल है मेरा, ठीक है। और नेट वेलोसिटी यहां पे मान लीजिए v1 है, यहां पे v2 है केस 2 में, और यहां पे v3 है। अब मैं इनके मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता सकता हूं। कैसे? तीनों का y कंपोनेंट लेते हैं। केस 1 में अगर मैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट लूंगा तो बनेगा v1 cos θ1। ये मेरा केस 1 में इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया। केस नंबर 2 में क्या बनेगा? माफ कीजिएगा, कोस नहीं आएगा, साइन आएगा, ठीक है। y कंपोनेंट में साइन आएगा दोस्तों। केस 2 में क्या बनेगा? v2 sin θ2। और केस 3 में क्या बनेगा? v3 sin θ3। और आप जानते हो कि y कंपोनेंट तीनों ही केस में क्या है बताओ? बराबर है, क्योंकि जो h है वो तीनों केस में बराबर है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो v0 की वैल्यू हर केस में क्या आएगी? बराबर आएगी। y डायरेक्शन में जो v0 आएगा वो हर केस में बराबर आएगा। तो y कंपोनेंट हमने निकाल लिया यहां से v1 v2 v3 से। ये तीनों का बराबर है दोस्तों, √2gh के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं यहां से v1 v2 या v3 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो जरा देखते हैं। v1 की वैल्यू आएगी √2gh अपॉन sin θ1। v2 की वैल्यू आएगी √2gh, क्योंकि सबकी वेलोसिटी बराबर है ऊपर की तरफ। ये इनिशियल वेलोसिटी निकल आएगी ना यहां से, y कंपोनेंट निकालो इनिशियल वेलोसिटी का, वो सबका बराबर है। तो यहां से इनकी टोटल वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा, मुझे नेट वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा। v3 इक्वल टू √2gh डिवाइड बाई sin θ3। अब आप जरा सोचिए कौन सा ज्यादा होगा? θ1 सबसे बड़ा है तो इसकी वैल्यू भी सबसे बड़ी आएगी, तो v1 सबसे कम आएगी। v1 की वैल्यू सबसे कम होगी, फिर v2 आएगा और फिर v3 आएगा। इसका मतलब नेट वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, नेट वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो v1 सबसे कम होगा, फिर v2 होगा, फिर v3 होगा। v3 सबसे ज्यादा वेलोसिटी से होगा क्योंकि इसका एंगल सबसे छोटा है। तो ये एंगल छोटा होने की वजह से न्यूमरेटर तो सबका ही सेम है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और उसकी वजह से v3 सबसे ज्यादा आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली तीनों की हाइट जो है वो बराबर है। अब आइए x कंपोनेंट पे। तो x कंपोनेंट कैसे देखेंगे? x कंपोनेंट में कोस ले लो भाई। अपने को v1 v2 v3 के बारे में पता चल गया है। अब एक काम करते हैं, x कंपोनेंट देखते हैं वेलोसिटी का, ठीक है। तो x कंपोनेंट कैसे देखोगे बताओ? पहले वाले का x कंपोनेंट बताइए। वो बनेगा v1 cos θ1, फिर है v2 cos θ2 और v3 cos θ3। अब इनमें भी आप जो है रिलेशन देख सकते हो। v1 जो है सबसे छोटा है और θ1 सबसे बड़ा है, तो cos θ1 सबसे छोटा हो जाएगा फिर, क्योंकि θ1 सबसे बड़ा है ना। जितना एंगल बड़ा होगा उतना उसका कोसाइन छोटा होगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट आएगी। ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि v1 भी सबसे छोटा है और cos θ1 भी सबसे छोटा है। फिर अगले केस में देखिए, यहां पे देखो v3 सबसे बड़ा है, v3 जो ये वेलोसिटी है सबसे बड़ी है, और θ3 सबसे छोटा है, तो cos θ3 फिर सबसे बड़ा हो जाएगा। इन तीनों केस में cos θ3 सबसे बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये क्या आएगा? ये लार्जेस्ट आएगा। इसका मतलब केस 3 की जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो भी सबसे ज्यादा है। y कंपोनेंट तीनों का बराबर है, y कंपोनेंट तीनों का बराबर है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो y कंपोनेंट तीनों का बराबर है। x कंपोनेंट जो है केस नंबर 3 का सबसे ज्यादा है, फिर केस नंबर 2 और फिर सबसे कम जो है केस नंबर 1 का है। ऐसे ही अगर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूं तो केस नंबर 1 की वेलोसिटी सबसे कम है। ये तो हो गया वेलोसिटी के बारे में। हमने x कंपोनेंट देख लिया, y कंपोनेंट देख लिया एंड नेट वेलोसिटी देख ली। अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले जरा देखिए। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कि तीनों केस में क्या डिस्प्लेसमेंट है, और हमें y कंपोनेंट तीनों का पता है कि बराबर है। तो टाइम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं मोशन इन y डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो y में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट मेरा ओरिजिन पे है, इनिशियल पॉइंट मेरा ओरिजिन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगी। तो इनिशियल पोजीशन तो मेरी 0 पे ही है y में, तो इसलिए मैं yt ही लिख देता हूं। यही मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी। जो पोजीशन होगी वही मेरी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 पे है, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू, या आप कह सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut की वैल्यू y डायरेक्शन में क्या है? वो है √2gh। तीनों ही केस में √2gh है। ut प्लस हाफ at स्क्वायर
ये फॉर्मूला एक लगा सकते हो भाई, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, ये आप लगा सकते हो भाई। अब तीनों ही केस में फाइनल वेलोसिटी जो है, जब मैं h पे देख रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी तीनों ही केस में क्या है मेरी? 0 है। दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी √2gh माइनस gt। तो यहां से देखो, टाइम के बारे में कमेंट करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू दिस इक्वेशन। हालांकि यहां पे yt की जगह पे h कर देते आप और फिर t को निकाल सकते थे कि तीनों केस में t क्या आएगा। हालांकि थोड़ा वो क्वाड्रेटिक बनती तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता। यहां से आप टाइम के बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी तीनों ही केस में क्या है? 0 है ऊपर की तरफ, और इनिशियल वेलोसिटी तीनों ही केस में √2gh है। तो ये इक्वेशन लिख देंगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, A की जगह पे माइनस g कर दो आप, ठीक है। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगा? वो बनेगा √2gh डिवाइड बाई g, ये बन जाएगा √2h/g। अब यहां से आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस पे डिपेंड करता है? मैक्सिमम हाइट पे। और मैक्सिमम हाइट तीनों ही केस में सेम है, और एक g पे। g तो खैर कांस्टेंट है ही। तो इसका मतलब इस तीनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? सेम रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों केस में सेम रहेगा दोस्तों। टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों केस में सेम रहेगा। वो h पे डिपेंड करेगा, और h तीनों का सेम है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। ये तो अब इसके ऊपर आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बना सकते हो। एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ले लो, एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ले लो। मतलब यहां पे और भी तो फर्दर केसेस बन सकते हैं। मतलब एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ले लो, दूसरा जो है ऐसे ले लो, तीसरा जो है ऐसे ले लो, ठीक है। और आप इसमें देखो, वेलोसिटी तीनों केस में क्या ले रहे हो? वेलोसिटी का एंगल तीनों केस में सेम ले रहे हो। और उसके ऊपर मतलब मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो उनमें आपसे पूछ सकते हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है, किसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है बताइए? टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सेम लेवल पे लैंड कर रहे हो, सेम लेवल पे लॉन्च कर रहे हो, सेम लेवल पे लैंड कर रहे हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिपेंड करेगा आपका h पे, मैक्सिमम हाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टाइम आपने निकाला है ये तो यहां तक का टाइम निकाला ना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं है ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट तो इसका डबल होगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालूंगा तो वो इसका डबल हो जाएगा दोस्तों, 2√2h/g। ये बनेगा मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये t जो है ये तो क्या है? ये तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल होगा। और आप देख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, जिसका h ज्यादा होगा उसका होगा, क्योंकि h यहां पे बराबर है, मैक्सिमम हाइट यहां पे बराबर है, तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। लेकिन ये तभी है जब सेम लेवल पे आप लैंड करा रहे हो। अगर आप डिफरेंट लेवल पे लैंड कराओगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है ये कहीं अलग लैंड कर रहा हो, ये कहीं अलग लैंड कर रहा हो, ये कहीं अलग लैंड कर रहा हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसके अकॉर्डिंगली फिर चेंज हो जाएगा। अगर सेम लेवल पे जहां पे लॉन्च हुआ है उसी लेवल पे अगर आप यहां पे लैंड करा रहे हो, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आप इस तरह से देख सकते हो दोस्तों। या फिर ये तीनों अगर एक सेम लेवल पे लैंड कर रहे होते बट डिफरेंट लेवल पे लैंड कर रहे होते, लॉन्चिंग वाला जो लेवल है वो अलग है और लैंडिंग वाला लेवल तीनों का अगर बराबर है, तब भी यही सिचुएशन आती, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो तीनों का बराबर ही होता, ठीक है। क्योंकि तीनों का अल्टीमेटली वाई कंपोनेंट जो है, जितना ये ऊपर गया है उतना ही तीनों नीचे भी आ रहे हैं, तो वाई कंपोनेंट तीनों में सेम ही है। तो वाई कंपोनेंट अगर सेम है तो वाई कंपोनेंट पे ही टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिपेंड करेगा। और आप कह सकते हो कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो तीनों का सेम रहेगा, अगर सेम लेवल पे लैंड कर रहे हैं, सेम लेवल पे आप उनको लॉन्च कर रहे हो। अगर लॉन्चिंग लेवल तीनों का वो और लैंडिंग लेवल तीनों का वो सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो सेम आएगा, अगर h की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू सेम है तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया ये कहानी, ठीक है। आप जरा इस तरह से मैथमेटिक्स लगा के भी आप चीजों को देख सकते हो कि भाई इक्वेशंस बना लीजिए, ठीक है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो इक्वेशंस बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये मैंने एक सिचुएशन आपको एक्सप्लेन की, इसके ऊपर मल्टीपल सिचुएशन अब आप क्रिएट कर सकते हो, इसमें मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली हम एनालाइज जो करेंगे, रट्टा मत मारिए, किसी को रटने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हमने एनालिसिस किया बिल्कुल वैसे ही आप एनालिसिस करें, ठीक है। इसमें कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, सोचिए
मेरे पास ये एक्स डायरेक्शन, अब थोड़ा ट्रेजेक्टरी के ऊपर बात करते हैं, और ये वाई डायरेक्शन है, और मान लीजिए यहां पे कोई दीवार है, दीवार की कोई हाइट दे रखी है h मीटर, और आप यहां से बॉल को थ्रो कर रहे हो। तो आपने पढ़ा कि भाई मैं देखना चाह रहा हूं कि यहां पे बॉल हिट करनी चाहिए, तो मैंने मान लीजिए v0 स्पीड से इसको हिट किया, तो बॉल ने यहां पे हिट किया, यहां पे मैंने v0 स्पीड से इस बॉल को किक किया ऐसे, या थ्रो किया ऐसे समझ लीजिए। v0 स्पीड से कुछ θ1 एंगल से मैंने इसको थ्रो किया, तो आपकी बॉल जो है वो यहां पे हिट करेगी। लेकिन एक और एंगल भी पॉसिबल है, सेम पॉइंट पे हिट करने के लिए एक और एंगल भी पॉसिबल है, और वो जो है वो कुछ इस तरह का है दोस्तों, ठीक है। तो मैं अगेन v0 स्पीड से ही कर रहा हूं, वेलोसिटी मेरी सेम है, v0 वेलोसिटी से मैं कर रहा हूं, वेलोसिटी मेरी सेम है, बट एंगल जो है वो मैंने बदल दिया θ2। तो θ2 पे जब आप इसको बॉल को थ्रो करोगे तब भी वो इस पॉइंट पे हिट करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट के लिए दो एंगल पॉसिबल है, ये हमने देखे थे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से, हमने ये दो चीजें ये निकाला था हमने। तो अगर मान लीजिए मैं बॉल को थ्रो करूं इनके बीच में, v0 वेलोसिटी से ही कर रहा हूं, बट एंगल θ1 और θ2 के बीच में ले रहा हूं, इफ θ इज ग्रेटर देन θ1 एंड लेस देन θ2, तो फिर क्या होगा? तो फिर बॉल जो है वो इस पॉइंट पे हिट नहीं करेगी, इस h से ऊपर रहेगी। ध्यान रखिएगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू को ये ले लूं और वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, वेलोसिटी मेरी v0 पे है, फिक्स्ड वेलोसिटी मेरी फिक्स्ड है, अगर मैं थीटा की वैल्यू को θ1 और θ2 के बीच में ले लूंगा, तो इस इंस्टेंट पे, इस पोजीशन पे, जब x में इतना डिस्प्लेस हो चुके हो, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए मैं r बोल देता हूं, एट x इक्वल टू r जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन h। वो इस h से ऊपर से जाएगी भाई, इस h से जो ये हाइट है इससे ऊपर चली जाएगी, अगर इनके बीच के एंगल से मैं थ्रो कर रहा हूं तो। लेकिन अगर मैं थीटा की वैल्यू को ग्रेटर देन ले लूं θ2 से, या फिर थीटा की वैल्यू को लेस देन ले लूं θ1 से, मतलब इस θ1 से नीचे से लो या फिर इस θ2 से बढ़ा लो, तो फिर क्या होगा दोस्तों? वेलोसिटी मेरी फिक्स रहनी चाहिए। तो फिर बॉल जो है, मतलब जब x की वैल्यू r के बराबर होगी, जब आप इस लेवल पे जब आप देखोगे, x इक्वल टू इस लेवल पे देखोगे, तो बॉल जो है वो h को क्रॉस नहीं कर पाएगी, इस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगी, इस पे कहीं ना कहीं हिट करेगी। मतलब y की जो वैल्यू होगी वो लेस देन h होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा y की तरफ, जो बॉल जब x की वैल्यू r के बराबर होगी, एट x इक्वल टू r, जब x में आप r डिस्प्लेसमेंट पे देख रहे हो, तो y जो आएगा, बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो h से छोटी होगी, h नीचे की तरफ आएगी, जो y जो है वो h से छोटी आएगी। अगर आपने क्या ले लिया, अगर आपने थीटा को या तो θ1 से छोटा ले लिया या θ2 से बड़ा ले लिया, तो ऐसा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग केस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? बड़ा सिंपल है यार, अगर आप θ1 से बड़ा एंगल लेते हो, तो मैं जरा डिफरेंट कलर से ट्रेजेक्टरी को प्लॉट कर रहा हूं, θ1 से अगर बड़े एंगल पे फायर करोगे तो मोशन कुछ इस तरह का बनेगा, हो सकता है वो यहां पे हिट करे कहीं पे, मतलब मैंने रैंडम बनाया है, ठीक है। अगर आप θ1 से बड़े एंगल पे फायर कर रहे हो तो इस तरह की ट्रेजेक्टरीज बनेंगी दोस्तों, मतलब इस x से कम आएगा y की वैल्यू, जब x में r पे देख रहे हो आप, तो y में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी, वो h से कम आएगी, वो इस बॉल इस दीवार पे कहीं ना कहीं हिट करेगा। सिमिलरली आप θ1 से अगर छोटा लोगे ना एंगल, तब भी क्या होगा बताओ? तब भी ये दीवार पे हिट करेगा, y की वैल्यू h से छोटी आएगी, अगर θ1 से लेस लेते हो तो जो आपके पास दो एंगल निकल के आया था ना, जिसके लिए सेम पॉइंट पे हिट कर रही है, अगर आप थीटा की वैल्यू को उनके बीच में लोगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो बॉल है वो दीवार इस बॉल को क्रॉस कर जाएगी। याद रखिएगा, ये बड़ा ही कंसेप्चुअल सिचुएशन है। आप इसको कंसेप्चुअली भी, मतलब लॉजिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर मैथमेटिकली इसको प्रूव करना तो बहुत ही आसान है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आप जरा थीटा की वैल्यू इनके बीच में लोगे तो आप खुद ही चेक कर सकते हो कि वाई की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन दिस वैल्यू आएगी, एच से बड़ी आएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग केस था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है, जरा देखिए। हम जानते हैं कि अगर आप सेम लेवल पे
लैंड कर रहे हो, जिस लेवल पे आपने लॉन्च किया है उसी लेवल पे लैंड कर रहे हो। यहां पे मान लीजिए आपका कोई θ1 और v0 वेलोसिटी थी। अब वेलोसिटी को फिक्स रखते हुए अगर आप थीटा को चेंज कर रहे हो तो ये जो जिस पे आप मैक्सिमम आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रखी है, ये पॉइंट भी आपका इधर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका इधर आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा भाई। आप क्या कर रहे हो, आप जो है वेलोसिटी को सेम रखते हुए थीटा को बढ़ाते जा रहे हो। तो जब थीटा 90 हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, तो बॉल बिल्कुल ऊपर जाएगी और यहां से वापस आना शुरू हो जाएगी। तो आपने दो तीन चीजें देखी, यहीं से वापस आ जाएगी अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो। अगर वेलोसिटी मेरी सेम है और मैं अगर एंगल को बढ़ाते जा रहा हूं तो क्या होता जाएगा बताओ, जो ये रेंज है ये क्या होती जाएगी, ये कम होती जाएगी। पहली बात तो जो रेंज है ये कम होती चली जाएगी। ठीक है, दूसरी बात जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होती जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी भी आपने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप इधर जाओगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। आप इसको फिर से सोल्व कर सकते हो, टाइम अगर याद ना रहे तो। देखो, रटना नहीं है किसी भी चीज को। आप क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट देखने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट देखो यहां पे, मैक्सिमम हाइट यहां पे, या यहां पे देख लो या यहां पे देख लो। मैक्सिमम हाइट यहां पे h है सोचिए, और यहां पे जो y की तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो 0 है दोस्तों। तो आप v इज इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u माइनस gt वाला लगा दो। इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है बताओ, फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है। तो टाइम जो यहां तक का आएगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो आएगा वो आएगा u बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, u बाई जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, u क्या है मेरी इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, इनिशियल वेलोसिटी अगेन h पे डिपेंड कर रही है। कैसे, हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g h। h मतलब ये मैक्सिमम हाइट, किसी भी केस में ले लो मैक्सिमम हाइट h। तो अब जरा देखिए, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है, तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी आएगी √2gh। इसका मतलब जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा √2gh डिवाइड बाई g। दिस इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इसी का तो डबल होगा, इसी का ही तो डबल होगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब आप कह सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम हाइट पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा इन वाई डायरेक्शन। क्योंकि आप जिस लेवल पे थ्रो कर रहे हो उसी लेवल पे लैंड को देख रहे हो, इसलिए मैक्सिमम हाइट पे डिपेंड करेगा। तो जिसमें मैक्सिमम हाइट होगी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इस पाथ का होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रटिए मत, कंसेप्चुअल तरीके से सोचिए। ठीक है, कंसेप्चुअल तरीके से सोचिए, इक्वेशंस के हिसाब से सोचिएगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बड़ी इंपॉर्टेंट थी प्रोजेक्टाइल मोशन में। और चलिए आगे चलते हैं। एक मैं आपसे एक सिचुएशन जो है वो और डिस्कस करना चाहता हूं इसके ऊपर, और उसके बाद हम इंक्लाइन प्लेन की तरफ मूव करेंगे। देखिए दोस्तों, तो ये कुछ कंसेप्चुअल सिचुएशंस मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, जिनमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है और उनको हमने इक्वेशन से टैकल किया है। रटना नहीं है, आप बस मोशन को स्टडी करना शुरू कर दो, एक्स में अलग से, वाई में अलग से। ठीक है, आपको अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। सिचुएशन क्या है दोस्तों, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि सोचिए मेरे पास एक कार है जिसमें मैं आगे की तरफ चल रहा हूं। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक कार है और इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, सोचिए इस कार में मैं बैठा हूं। ठीक है, इस कार में मैं बैठा हूं यहां पे, और ये कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से रन कर रही है, v0 फिक्स्ड स्पीड से चल रही है। इसकी स्पीड मेरी फिक्स्ड। ठीक है, ये चल रही है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। मैं कार में बैठा हुआ हूं और मैं वर्टिकली बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं। मैंने अपवर्ड थ्रो किया बॉल को, तो मुझे देखना है बॉल की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी मेरे रेस्पेक्ट में और आपके रेस्पेक्ट में।
आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अपने आप को समझ लो कि आप स्टेशनरी हो, आप बस सामने से देख रहे हो और कार आपके आगे ऐसे मूव कर रही है, उसके अंदर मैं बैठा हूं और मैं बॉल को ऐसे फेंक रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे बॉल को देखना है कि बॉल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी मेरे रेस्पेक्ट में, और आपको क्या देखना है, बॉल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी आपके रेस्पेक्ट में। आप सामने से देख रहे हो, रुके हुए हो आप, और मैं गाड़ी के अंदर हूं। तो देखते हैं क्या होता है, इसको जरा एनालाइज करते हैं और इसके ऊपर फिर हम एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे। देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट में जो डेटा आ रहा है, मतलब जो थ्योरी में डेटा आ रहा है, क्या वो एक्सपेरिमेंट से भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं इसकी कुछ वैल्यूज दे देता हूं कि भाई ये वैल्यू मैं ले रहा हूं, रैंडम वैल्यू आप ले सकते हो, या फिर चलो वैल्यूज ना भी लो। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करूं तो जब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो मैंने कुछ वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया होगा। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉल को, सोचिए बॉल इस लेवल पे है, ये इस बॉल के पास पहले से ही v नॉट वेलोसिटी तो है ना। वो किसने दे दी है, वो तो कार ने दे दी है भाई। कार खुद ही v नॉट वेलोसिटी से चल रही है, तो बॉल भी v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रही है, मैं भी v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब v नॉट वेलोसिटी तो कार ने ही दे दी इसकी। दूसरी, जब मैंने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, जब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो मैंने भी एक वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कर दी। कौन सी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी बताओ, ये भी वी वाई ले लो, vy1 ले लो या vy0 ले लो, ये वेलोसिटी मैंने खुद इसको बॉल को प्रोवाइड कर दी। इसका मतलब अब जो नेट वेलोसिटी है बॉल की, उसमें दो कंपोनेंट आ गए हैं, एक x कंपोनेंट आ गया है और एक y कंपोनेंट आ गया है। जो बॉल जाएगी, जो बॉल यहां से थ्रो होगी, जैसे मेरे हाथ से निकली है बॉल, दो कंपोनेंट आ गए वेलोसिटी के, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट आ गया है। और जो बॉल है उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगी डाउनवर्ड, क्योंकि बॉल तो हवा में चली गई। अब तो हवा में तो केवल एक ही एक्सेलरेशन होती है और वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होती है। इसका मतलब है जो y डायरेक्शन में जो मोशन है उसमें क्या रहेगा, उसमें मेरी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन काम करती रहेगी, लेकिन x डायरेक्शन में तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी उसकी, क्योंकि x डायरेक्शन में जिस जगह पे मैंने छोड़ा है उस टाइम वेलोसिटी v नॉट थी, तो वही v नॉट बॉल के पास रहेगी, और इस तरफ कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है बॉल के पास, क्योंकि बॉल तब हवा में आ गई है। तो अगर बॉल हवा में आ गई है तो इसका मतलब बॉल की x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उधर एक्सेलरेट नहीं हो रही। जबकि जो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू करेगी, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब तो ये तो वही प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ही कंसेप्ट हो गया। आपकी जो बॉल है जो आपको नजर आएगी, जो फिक्स्ड जो ऑब्जेक्ट है, जो फिक्स्ड ऑब्जर्वर है जो कि आप हो, आपको जो नजर आएगी वो बॉल ऐसे चलती हुई नजर आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली इस बॉल का हर इंस्टेंट पे जो x वाला कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का, वो क्या रहेगा बताओ, वो v नॉट ही रहेगा, क्योंकि इधर की तरफ तो बॉल एक्सेलरेट ही नहीं हो रही ना। ये वाला जो कंपोनेंट है ये v नॉट ही रहेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रही है तो ये धीरे धीरे कम होगा, यहां पे आके जीरो हो जाएगा और उसके बाद वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड धीरे धीरे कम हुआ, यहां पे जीरो हो गया और यहां पे फिर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, और यहां पे फिर जितना यहां पे कंपोनेंट था उतना ही फिर यहां पे नीचे की तरफ कंपोनेंट आया। तो आपको जो नजर आएगा वो बॉल इस तरह से घूमती नजर आएगी। अच्छा, क्योंकि मैं कार के अंदर बैठा हुआ हूं और मैंने कार की जो स्पीड है उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इसका मतलब जब बॉल यहां पे घूम के आएगी उतनी ही देर में मैं जो है वो मैं भी यहां पे पहुंच चुका हूंगा, क्योंकि मेरी कार की जो वेलोसिटी है वो भी तो कांस्टेंट है, वो तो x में ही है सिर्फ, और वो कांस्टेंट है, और बॉल की भी x में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जब बॉल यहां पे पहुंचेगी तो कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट को t मान लेता हूं सोचिए, या tr मान लेता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो बॉल x में कितना ट्रेवल कर चुकी है tr टाइम में, वो चल चुकी है v नॉट इंटू tr। इतना ये x में बॉल जो है चल चुकी है, क्योंकि इतने टाइम में बॉल ऊपर जाके नीचे आई है। तो इसका मतलब बॉल जो है x में इतना ट्रेवल कर चुकी है, और मेरी कार कितना ट्रेवल कर चुकी है, मैं जहां पे खड़ा हूं वो भी तो इतना ही ट्रेवल कर चुकी है tr टाइम में। tr टाइम में कार यहां से यहां पे पहुंच चुकी है। इसका मतलब अगर मैं बॉल को ऊपर थ्रो करूंगा तो बॉल ऊपर जाएगी, और जब वापस उसी लेवल पे आएगी तो मेरे हाथ में ही गिरेगी, मेरे हाथ में गिरेगी। अगर मैं एयर ड्रैग को खत्म कर दूं तो, अगर कोई एयर ड्रैग नहीं है यहां पे, तो इसका मतलब अगर मैंने बॉल को थ्रो किया तो अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं तो मैं बॉल जो है वो वहीं पे गिरेगी, मेरे हाथ में ही गिरेगी। और लॉजिकली आप इसको देख सकते हो, क्योंकि बॉल का जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का और मेरा जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो सेम है दोनों का।
तो टीआर टाइम में जितने बॉल एक्स की तरफ ट्रेवल करेगी मैं भी उतना ही ट्रेवल करूंगा। तो अल्टीमेटली जब बॉल लैंड करेगी तो मेरे हाथ में लैंड करेगी। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसके अलावा ये तो सब लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डिफरेंट तरीके से हर कोई परफॉर्म कर रहा है। मैं इसमें कुछ नया करना चाह रहा हूं। नया क्या करना चाह रहा हूं, हालांकि मैं ये भी आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसको अगले एक्सपेरिमेंट देखने से पहले, मतलब अगली बात बताने से पहले मुझे एक बात बताइए, मेरे रेस्पेक्ट में बॉल कैसी नजर आएगी मुझे? अगर मैं बॉल की तरफ देखना शुरू कर दूं तो मेरे रेस्पेक्ट में बॉल मुझे कैसी नजर आएगी? क्या मुझे ये पाथ नजर आएगा? ये तो जो सामने से जो देख रहा है, जो आप लोग देख रहे हो, हमने सामने कैमरा रखा होगा, वो कैमरा इस मोशन को कैप्चर करेगा। बट जरा सोचिए, मैं कैसे देखूंगा उस बॉल को? मुझे हमेशा बॉल जो है मेरे ऊपर नजर आएगी, ऑलवेज ऊपर नजर आएगी। मैं मेरे यहां पे एक कैमरा रखूंगा यहां पे लगा के, सो दैट वो ऊपर वाली तरफ बॉल को देख सके, मेरे रेस्पेक्ट में बॉल को देख सके, क्योंकि मेरी आंखें जो है वो मेरा यहां पे जो कैमरा होगा वो मेरी आंखों का काम करेगा। तो इसका मतलब जो मुझे जो बॉल नजर आएगी वो कैसी नजर आएगी? जरा देखिए, बॉल जब यहां से यहां पे मूव किया तो मैं यहां से यहां पे मूव कर गया, मेरी गाड़ी यहां पे मूव कर गई है। बॉल जब यहां पे है तो मेरी गाड़ी यहां पे है, क्योंकि जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो तो बॉल का और मेरा दोनों का सेम ही है ना। तो जितना बॉल यहां से एक्स में गई है उतनी मेरी कार भी एक्स में गई है, उतना मैं भी एक्स में गया हूं। जितना बॉल यहां से यहां पे एक्स में गया उतना मेरी कार एक्स में गई है। तो इसका मतलब मुझे ऑलवेज बॉल कैसी नजर आएगी? मुझे ऑलवेज बॉल ऊपर की तरफ, मेरे ऊपर नजर आएगी। मुझे लगेगा कि बॉल ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। मेरे रेस्पेक्ट में बॉल मुझे ऑलवेज मेरे ऊपर नजर आएगी और अल्टीमेटली मेरे हाथ में यहां पे गिर जाएगी। मेरे रेस्पेक्ट में बॉल मुझे हमेशा वर्टिकल नजर आएगी, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में आपको बॉल जो है ऐसी नजर आएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यह कंसेप्ट समझ आया। बट यहां पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या है जो मैं थोड़ा सा नया करने जा रहा हूं। इसमें मैं सोचिए इस कार को एक्सेलरेट कर रहा हूं, इस कार की वेलोसिटी को फिक्स नहीं कर रहा हूं। दूसरे एक्सपेरिमेंट, ये मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैं क्या करने जा रहा हूं दोस्तों, मैं कार की जो वेलोसिटी है उसको फिक्स नहीं करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा जरा देखिए, मेरे पास ये कार है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं कार के अंदर, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं बॉल को हवा में थ्रो कर रहा हूं। बट मेरी कार जो है, जिस टाइम मैंने थ्रो किया उस टाइम उसकी वेलोसिटी v0 थी, सोचिए। बट उसकी कुछ एक्सेलेरेशन भी थी, एक्सेलेरेशन थी a0। कार मेरी एक्सेलेरेट होती जा रही थी, कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी, एक्सेलेरेट होती जा रही थी। तो अगर कार मेरी एक्सेलेरेट होती जा रही है, जिस इंस्टेंट पे मैंने बॉल को थ्रो किया उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कार की क्या थी, v0 थी। उस इंस्टेंट पे कार की वेलोसिटी जो थी वो v0 थी। अब आप बताइए क्या होगा? अब आप बताइए, क्या जब वापस बॉल आएगी तो क्या मेरे वापस हाथ में लैंड करेगी? वापस मेरे हाथ में लैंड करेगी बॉल? ऑब्वियसली नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब बॉल मैंने छोड़ी है उस टाइम बॉल का ये वाला जो कंपोनेंट है वो v0 है और ये वाला कंपोनेंट है vy। अब बॉल का जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का, ये तो फिक्स रहेगा। अब इसको एक्सेलरेट करने वाला कोई नहीं है बंदा। हवा में चली गई है बॉल, हवा में चली गई है तो एक्सेलरेशन केवल नीचे की तरफ चल रही है। जो आगे की तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, अगर मैं एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर दूं तो उसको छेड़ने वाला, उसको चेंज करने वाला कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। जबकि मेरी जो वेलोसिटी है, जो कार में मैं बैठा हूं, वो तो मैं एक्सेलरेट होते जा रहा हूं भाई। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे नजर आएगा कि जब बॉल यहां पे पहुंच चुकी होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स की तरफ जा रही है बॉल, जबकि मैं यहां पे पहुंचूंगा क्योंकि मैं एक्सेलरेट हो चुका हूं, मेरी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा हो चुकी होगी। और जब बॉल यहां पे होगी तो मेरी कार यहां पे होगी, मेरी कार यहां पे होगी। और जब बॉल वापस आएगी यहां पे तो मेरी कार आगे निकल चुकी होगी, क्योंकि मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी होगी, मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इसका मतलब अब मेरे रेस्पेक्ट में जो बॉल मुझे नजर आएगी वो पीछे नजर आएगी। मैंने ऊपर फेंका, मुझे वर्टिकल नजर नहीं आ रही, वो पीछे नजर आ रही है। आपके रेस्पेक्ट में यही ट्रेजेक्टरी आपको नजर आएगी। फिर से आपके रेस्पेक्ट में आपको लगेगा कि क्यों, क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में तो बॉल की वेलोसिटी आगे वाली कांस्टेंट रहेगी v0, क्योंकि उसको कोई चेंज करने वाला आप कंपोनेंट नहीं बचा। और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या होता रहेगा, वो तो उसमें तो जी काम करती रहेगी। तो आपके रेस्पेक्ट में तो यही मोशन आपको दिखेगा बॉल का। बट मेरे रेस्पेक्ट में मुझे नजर आएगा कि बॉल पीछे रह गई भाई, मैं आगे निकल गया, मैं कैच नहीं कर पाऊंगा बॉल को। ठीक है, तो ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है इनको हम परफॉर्म करेंगे।
और देखते हैं कि क्या जो हमने थ्योरेटिकली जो देखा है क्या ये सही आया कि नहीं आया। ऑब्वियसली एयर ड्रैग रहेगा, और अगर एयर ड्रैग रहेगा तो थोड़ा बहुत जो एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है मैंने यहां से बॉल को लॉन्च किया तो मेरे हाथ में यहीं पे ना आए बॉल, हो सकता है थोड़ा सा पीछे रह जाए क्योंकि एयर ड्रैग जो है उसको आगे आने से रोकेगा। ठीक है, तो हो सकता है बॉल मुझे मेरे यहां पे मुझे कैच करे या यहां पे मैं बॉल को कैच करूं, थोड़ा बहुत पीछे रहेगी बॉल, आगे नहीं जाएगी लेकिन। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं तो सेम जगह पे बॉल जरूरी नहीं है कि आए, क्योंकि बॉल जो है वो थोड़ा बहुत उसमें एयर ड्रैग होता है तो एयर ड्रैग से सेम वहां पे नहीं आ पाएगी। खैर देखते हैं, कोशिश करेंगे कि स्पीड ज्यादा तेज ना हो पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में तो खैर स्पीड बढ़ती रहेगी, बट पहले वाले केस में कोशिश करेंगे कि कार जो है वो ज्यादा तेजी से ना मूव करे, क्योंकि जितना ज्यादा तेजी से मूव करेगी उतना एयर ड्रैग जो है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को जरा परफॉर्म करके देखते हैं। ये थोड़ा आउटडोर एक्सपेरिमेंट है एंड इसको जरा, इस कंसेप्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद। तो दोस्तों हमारे पास एक्सपेरिमेंट का सेटअप रेडी है। जरा देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा सेटअप समझा देता हूं कि किस तरह का सेटअप है और कैसे हम इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पे मेरे पास एक कार्ट है और इस कार्ट के ऊपर मैं खुद बैठूंगा और इस कार्ट को हम कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे पहले केस में, और दूसरे केस में इसको हम एक्सेलरेट करेंगे। तो इस कार्ट के ऊपर हमने एक स्प्रिंग गन लगा रखी है, ये आपके सामने एक गन लगी हुई है, और ये मेरे पास एक बॉल है जिसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसमें एक काइंड ऑफ एक होल्डर है, तो जब हम इसको खींचेंगे नीचे की तरफ तो इसका जो स्प्रिंग है वो एक तरह से कंप्रेस हो गया है, आप ये समझिए, या आप कह सकते हो इलोंगेट हो गया, जो भी आप देखना चाहो, जो भी बोलना चाहो। और यहाँ पे इसका ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रिगर पॉइंट है। तो जैसे इस ट्रिगर पॉइंट को करेंगे तो ये ऊपर आएगा और ऊपर उस बॉल को हिट करेगी इसकी रोड, और ये बॉल जो है लॉन्च करेगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये होगा। तो यहाँ पे मैंने बॉल डाल दी है और मैं यहाँ से इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो जरा देखिए, बॉल इस तरह से ऊपर की तरफ गई है। अब यहां पे हमने एक और कैमरा रखा है। ये जो कैमरा है ये बॉल की ट्रैजेक्टरी को पकड़ने की कोशिश करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट और विद रिस्पेक्ट टू मी। मुझे कैसी नजर आएगी, तो मुझे जो नजर आएगी उसको आपको कैसे दिखाऊंगा मैं कैमरे की नजर से दिखाऊंगा आपको। ये कैमरा जो है वो इसी के साथ अटैच्ड है, और जो कैमरा सामने जिसमें आप अभी देख रहे हो वो कैमरा फिक्स्ड कैमरा है। वो एक ग्राउंड के रेफरेंस से आपको चीज़ों को दिखाएगा कि आपको जो है बॉल कैसी नजर आएगी, जो बंदा ग्राउंड पे है उसको बॉल कैसी नजर आएगी, और जो कार्ट पे बैठा हुआ है उसको बॉल की ट्रैजेक्टरी कैसी नजर आएगी, उसके लिए ये कैमरा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि ट्रैजेक्टरी जो है वो किस तरह की आ रही है एंड किस तरह का मोशन हमें देखने को मिलता है। तो इसको परफॉर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नेचुरल मोशन है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है। इसको हमने अब स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस इंस्टेंट पे बॉल है उसी इंस्टेंट पे गन भी जो है वो सेम ही एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर आप एरो को देखें तो एरो आपको ये बता रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गन की है वही बॉल की भी है। तो गन के बिल्कुल हमेशा ऊपर ही रहेगी बॉल ऑलवेज। तो गन के ऊपर जो कैमरा लगा होगा उसको ऑलवेज बॉल ऊपर नजर आएगी। अब जरा गन के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है उसकी फीड को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये देखिए बॉल ऊपर गई और इसको बिल्कुल वर्टिकल नज़र आ रही है। थोड़ी सी फ्रंट साइड में डिफ्लेक्ट हुई है क्योंकि वो थोड़ा सा झुकाव आगे की तरफ था, तो थोड़ी सी फ्रंट साइड में डिफ्लेक्ट हुई है बॉल। बट ओवरऑल अगर आप एक्स वाई मोशन देखें तो एक्स में ऑलवेज उसको पैरेलल ही नज़र आ रही है, उसी लेवल पे नज़र आ रही है। तो अब ये एक्सेलरेटेड मोशन को अब हम देख रहे हैं दोस्तों, और ये नेचुरल मोशन है। अब इसको अगेन स्लो मोशन से देख रहे हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जो गन है उसको बॉल जो है धीरे धीरे पीछे होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हो एरो जो है वो टिल्टेड होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही बॉल लॉन्च हुई है उसके बाद कार्ट एक्सेलरेट कर रही है, जबकि बॉल जो है उसके पास केवल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, जबकि कार्ट के पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है। दैट्स वाई उसको पीछे की तरफ नजर आ रहा है। अब वही चीज आप कैमरा जो दूसरा कैमरा है उसकी फीड को देखिए, बॉल उसको पीछे की तरफ होती हुई नजर आ रही है। आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियरली नहीं नजर आ रहा होगा, बट एक्चुअल में बॉल जो है वो इस कैमरे से एक्स डायरेक्शन में -x डायरेक्शन में पीछे की तरफ चली गई है। बॉल जो है वहीं पे लैंड नहीं कर रही, वो थोड़ी पीछे लैंड कर रही है। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा एंड इस एक्सपेरिमेंट को हमने आउटडोर परफॉर्म नहीं किया, हमने इंडोर किया, क्योंकि जब हम इसका एक्सपेरिमेंट को आउटडोर परफॉर्म कर रहे थे तो गाड़ी पे जब हम इसको पूरे सिस्टम को लगा रहे थे तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें महसूस हुई वो थी एयर ड्रैग की।
तो इसलिए हमने इस एक्सपेरिमेंट को इंडोर परफॉर्म किया है। हमने आपको कुछ ग्राफ्स के साथ इसकी दिखाया है। इसका जो बैकग्राउंड में हमने कुछ ग्राफ्स लगाए हैं, लाइंस लगाई हैं, ग्रिड लगाई हैं, सो दैट आप जो है पूरा प्रॉपर इसका एनालिसिस कर सकें। तो बाकी ये जो एक्सपेरिमेंट है, जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू जो फ्रंट कैमरा है उसको कैसे नज़र आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू जो बंदा काट के ऊपर बैठा हुआ है उसको कैसा दिखाई दे रहा है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम आगे भी करेंगे, आप देखेगा आगे चल के हम एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और उसके ऊपर हम कैलकुलेशन भी करेंगे, तो आप वो भी आप जरूर देखिएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनी होगी। एंड ऐसे ही आपको और चीज़ें मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।